मेरे प्रिय छात्रों, आज तक हम ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपके लिए YouTube के वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के छात्रों को हिंदी लोक भारती से पाठ 9 और पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी अध्ययन और अध्यापन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1978 में हुई। लेखक माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति के पुरुष माने जाते हैं। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिखाया है और नारी सम्मान का महत्व प्रदान किया है। तो सबसे पहले इस रीढ़ की हड्डी इस पाठ में पात्रों का परिचय। उमा है, इसमें एक सुशिक्षित युवती। राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर एक युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन सबसे पहले राम स्वरूप का नौकर। तो एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। इस तरह का वहाँ पर दृश्य है। तख्त यानी लकड़ी से बना हुई एक प्रकार की चौकी। राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। राम स्वरूप कहते हैं, तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। तो उस वक्त रतन कहता है, बिछा दे साहब। राम स्वरूप कहता है, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचाता क्या। बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है, इस तरह का सवाल किया राम स्वरूप ने। तो रतन कहता है, तख्त बिछाता है, ही करता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। उसी वक्त रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। उस वक्त राम स्वरूप पूछते हैं, क्या हुआ। प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा सवाल करती और लड़का। तो सुक्त राम स्वरूप जवाब देते हैं, बाप से है तो लड़का सवा से। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता था, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। उस वक्त रतन आता है और कहता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में कहता है। फिर राम स्वरूप कहते हैं, दरवाजे से बाहर झांकना है, देखना। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को
समझा देना, थोड़ा सा गा देंगे मेहमानों से, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, हाँ हाँ कहते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? इस तरह राम स्वरूप पूछते हैं आए हुए मेहमानों से। उस वक्त गोपाल प्रसाद कहते हैं, खंकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। उस वक्त राम स्वरूप कहते हैं, वो भी हंसने लगते और लड़के की तरफ मुखादित होकर यानी इशारा करते हुए, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो उस वक्त शंकर कहते हैं, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब होता है कि सप्ताह के जो आखिरी दिन होते हैं, रविवार, वीकेंड उसे कहा जाता है। उस वक्त छुट्टी होती है और छुट्टी के वक्त शंकर आता है कभी कभी। राम स्वरूप पूछते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में आओ तो आप साल भर रहा होगा? सवाल पूछते हैं। शंकर जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल कोर्स खत्म होने के लिए। राम स्वरूप पूछते हैं, साल 2 साल? तो शंकर वहाँ पर इस तरह जवाब देते हैं, हाँ 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 करके, जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। इस तरह गोपाल प्रसाद कहते हैं। राम स्वरूप कहते हैं चौंक कर, मतलब आश्चर्य से, बिजनेस? समझ कर, वो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, आए हुए मेहमान से कह रहे हो। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब शिष्टाचार, जैसा कि आए हुए मेहमानों को हम किस तरह बर्ताव करते हैं उनके साथ, उसे तकल्लुफ़ कहते हैं, शिष्टाचार। तो राम स्वरूप कहते हैं वहाँ पर, हाँ 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 इस तरह। तकल्लुफ़ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, अंदर जाते। तो गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर, क्यों करते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। ब्याह मतलब शादी। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आपने माने नहीं? इस तरह का सवाल इस तरह कहते हैं तो राम स्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए, उसी वक्त हाँ हाँ का समर्थन कहते हैं। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायत इसी को कहा जाता है कि जो प्रदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले लोगों को विलायती कहा जाता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालेगा। शंकर उस वक्त खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी, यानी जो हम चाय में, खाने पीने में, अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों बनाने में, मिठाई बनाने में किस तरह हम चीनी का उपयोग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डाला करते हैं। इसलिए शंकर कहता है कि अब सरकार चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। उस वक्त गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए,
सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। आमदनी मतलब आय, यानी सरकार को अगर पैसा कमाना है तो एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वो क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले जो भी ना करेंगे। तो उस वक्त रामस्वरूप कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढक हो गया। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उड़ता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए कहते हैं। उस वक्त गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, तब क्या सोच है इसके बारे में? तो शंकर कहता है किस मामले में? रामस्वरूप कहते हैं यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो उसमें गोपाल प्रसाद बीच में कहते हैं ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायजा यानी जन्म पत्र जिसे आप कुंडली कहते हैं तो मिल ही गया होगा। उस वक्त रामस्वरूप कहते हैं जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, मतलब कुंडली जन्म पत्र ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। उसी वक्त शंकर भी वहाँ पर हंसने लगता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप उसी वक्त समर्थन का भाव करते, हाँ 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 करके, और मेज को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से कहते अरे जरा पान भिजवा देना। उस वक्त उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उड़ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है, और बाप बेटे उसी वक्त आश्चर्य हो उठते। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ, चश्मा। तो उस वक्त रामस्वरूप कहते हैं जरा शक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। उस वक्त गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। उस वक्त रामस्वरूप और कहते हैं नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं समर्थन का भाव प्रकट करते हूँ। संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी, आए हो बेटी से बिठा रहे। रामस्वरूप कहते हैं वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा वहाँ पर जाकर बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। तो उस वक्त रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आधा गीत सितार के साथ। रामस्वरूप कहते हैं उसी वक्त उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती है और वहाँ गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उसी वक्त रामस्वरूप कहते हैं क्यों, क्या हो, गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा
सीता रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठिए रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा वहाँ पर चुपचाप हो जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, समर्थन का भाव प्रकट करते हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह आगे का सवाल करते हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। और वहाँ पर समर्थन का भाव करते हैं, हाँ 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 करते। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? इस तरह का सवाल किया। उमा चुपचाप बैठ जाती है। रामस्वरूप के इशारे के लिए हंसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर होते और रामस्वरूप सकपकाते वहाँ पर। रामस्वरूप कहते, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने कहना था। रामस्वरूप रुक जाते। गोपाल प्रसाद कहते उसी वक्त, जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी बातें करना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। तो उस वक्त उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना इस तरह उमा कहती है। तो इस बात पर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, मतलब आश्चर्य से। उमा उमा कहते हैं। उमा कहती है, अब मुझे कर लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा कहते हैं तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं? शंकर कहता है उस वक्त, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उस वक्त रामस्वरूप चुपचाप बैठते हैं। उमा कहते हैं, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछे कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपने मुंह छिपाकर भागे थे। इस तरह उमा कहते हैं। और इस बात पर रामस्वरूप उमा से कहते, उमा उमा। तो गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े होते, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा दिया। दगा देना मतलब एक प्रकार से धोखा देना। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो उस वक्त उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन यानी बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के उल्लासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुपचाप हो जाती है। तो इस तरह पाठ में लेखक मथुर जी
जो आज के समाज में महिलाओं को किस तरह शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है और शिक्षा प्राप्त करके बहुत सी महिलाएं इस विज्ञान के युग में तरक्की, बड़े बड़े ओहदों पदों पर है। तो इस तरह लेखक स्त्री शिक्षा का महत्व दिखाया है और नारी का सम्मान किस तरह करना चाहिए इसके बारे में भी इस पाठ में बताया। तो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में स्वाध्याय के रूप में दिए हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू किस तरह होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, विज्ञान के युग में नारी का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखो। धन्यवाद।